गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माय नेम इज़ टिंकू ग्रोवर. 9th क्लास के अंदर हमने 9th चैप्टर हमने शुरू किया है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन. ओके स्टूडेंट्स, आज का जो डेट है वो है 10th सितंबर. आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन. के अंदर हमने कुछ डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने देखा यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स को हम डिस्कस करेंगे आज कि संतुलित और असंतुलित बल क्या होता है बेटा. इसको मैं सिर्फ सिंपली लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, या आप स्वयं इसको पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम. इसको आपने यहाँ तक पढ़ना है जिससे कि आप समझ जाओगे कि संतुलित और असंतुलित बल क्या है. इसको आपने यहाँ तक इसको कोशिश करना है पढ़ने की. इस पूरे की जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है. बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स क्या होता है बेटा, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ. कई बार जैसे एग्जांपल होता है बॉक्सेस के अकॉर्डिंग. अगर इसका एग्जांपल लोगे तो एक बॉक्स जैसे यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, मैं नीचे दिखाता हूँ आपको बॉक्स. ये है. अब यहाँ से आप इसको समझने की कोशिश करना. अब ये बॉक्स जो है, इसको ये जो दो बच्चे इसको क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, धकेलने की इसको कोशिश कर रहे हैं. ओके, अब ये बॉक्स यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यानी कि इसको बॉक्स पर बल लगाने पर ये आगे की तरफ जा रहा है. आगे की तरफ क्या कर रहा है, जा रहा है. ठीक है बेटा. और अब आप क्या करो, इस बॉक्स को और इस बॉक्स को दोनों को बांध दो एक दूसरे से. इसको भी तार से बांध दो, इसको भी तार से या किसी रस्सी से बांध दोगे. ठीक है ना बेटा, जिससे कि ये एक दूसरे की तरफ ना आए ना एक दूसरे की तरफ जाए. यानी कि या ना तो ये इधर जाए ना ये इधर जाए, ना ये इधर आए और ना ये इधर आए. ये दूसरी सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताता हूँ. एक बच्चा ये है, एक बच्चा यहाँ पर आपको दिखाई देगा. जैसे मैं आपको बोर्ड पर वैसे ही बता देता हूँ कि एक बच्चा ये है यहाँ पर और एक बच्चा यहाँ पर ये है. ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं हाथों के साथ. तो अब ये ना तो ये पीछे जाएगा और एक टाइम ना ये पीछे जाएगा. अब ये ना पीछे जा रहा और ये भी ना पीछे जा रहा, तो इसका मतलब वो जो बैलेंस होगा, वो जो बल होगा, वो जो फोर्स होगा, वो होगा बेटा बैलेंस्ड, संतुलित बल. उसको क्या कहेंगे बेटा, बैलेंस कहेंगे. बैलेंस्ड कहेंगे यानी कि संतुलित कहेंगे, यानी कि वो बैलेंस है, बिल्कुल इक्वल है. यानी 1 kg, अगर आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम भाई, 1 kg जो है हमने शुगर लिया, 1 kg शुगर. ओके, और आप देखोगे तराजू पर 1 kg का जो वेट होता है, बाट जो होता है, जिसको आप अपनी भाषा में बाट कहते हो, वेट जो होता है उसको रखते हैं. तो तब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं. इक्वल हो रहे हैं ना, बिल्कुल इक्वल हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो बैलेंस्ड है. अनबैलेंस का मतलब है, यहाँ से आप समझने की कोशिश करना. अनबैलेंस का, हमने 1 kg शुगर लिया, 1 kg क्या किया, शुगर लिया, और जो हमारे पास वेट रखा है दूसरी साइड में, जैसे कि ये है और ये तराजू है हमारा, और यहाँ पर हमने क्या रखा, वो वेट रखना है. यहाँ पर हमने 500 ग्राम का, यानी आधी किलो कह सकते हो आप इसको, 500 ग्राम का आपने वेट रखा है. तो ये क्या होगा, इस तरह झुका होगा, किस साइड झुका होगा, 1 kg की तरफ झुका होगा ना. kg जो ज़्यादा है उसकी तरफ झुकेगा. वो जो फोर्स होगा बेटा, वो होगा अनबैलेंस फोर्स. कौन सा फोर्स होगा, अनबैलेंस. यानी कि एक बच्चा क्या कर रहा है, दूसरे बच्चे को धक्का लगा रहा है और वो बच्चा पीछे खिसक गया, तो वो अनबैलेंस है. अब ये भी जोर लगा रहा है और ये भी जोर लगा रहा है, लेकिन ना ये पीछे जा रहा और ना ये पीछे आ रहा, तो इसका मतलब वो बैलेंस्ड है. क्या है, बैलेंस्ड है. इसका मीनिंग ये है, आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे. ओके स्टूडेंट्स, अब जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखोगे आप ध्यान से देखना यहाँ पर कि इट बैलेंस द पुशिंग फोर्स एंड देयरफॉर द बॉक्स डज नॉट मूव. यानी मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब बैलेंस है. अब यहाँ पर थोड़ा सा और उसको हम ऊपर ले लेते हैं ताकि आसानी से इसको हम और अच्छे से कर सके. दिस द फ्रिक्शन फोर्स. अब फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं. दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइज बिटवीन 2 सरफेस इन कॉन्टैक्ट. इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर देखिए बेटा, व्हाट हैपन when some children try to push a box
ऑन रफ फ्लोर। यानी कि क्या होता है जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं। इफ़ दे पुश द बॉक्स विद ए स्मॉल फोर्स, एक कम फोर्स से वो फोर्स लगा रहे हैं, द बॉक्स डज नॉट मूव, बॉक्स क्या है, मूव नहीं होगा, आगे नहीं जाएगा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश। इसका मतलब क्या है कि इस अवस्था में जो पिंड है यानी कि जो बॉक्स है अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू नहीं कर रहा है, क्योंकि उस पर जो बल लग रहा है वो कम है, उस पर जो बल लग रहा है बेटा वो कम है, ठीक है ना। फिर क्या है, द फ्रिक्शन फोर्स अराइज बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, इन द केस बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड फ्लोर इज रफ सरफेस, नॉट मूव बिकॉज फ्रिक्शन एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश। यानी कि इसका मतलब क्या है बेटा कि जब बच्चे बक्से को खुरदरे परस पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वे कम बल के साथ बॉक्स को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता। उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, फ्रिक्शन एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश। यानी कि जो घर्षण बल है वो धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है अगर उसके ऊपर कम बल लग रहा है तो। ओके स्टूडेंट्स, दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइज बिटवीन टू सरफेस, यहाँ घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है, दोनों संघर्ष जो घर्षण होते हैं उनके दोनों के बीच में उत्पन्न होता है, यानी कि एक बॉक्स की और एक नीचे की जो सतह है वहाँ पर। बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड फ्लोर इज रफ सरफेस, इट बैलेंस द पुशिंग फोर्स एंड देयरफॉर द बॉक्स डज नॉट मूव। यानी कि जो बक्से के नीचे की सतह और फर्श की खुरदरी सतह के बीच यहाँ घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है। क्या करता है, संतुलित करता है, जिसके कारण बक्सा आगे की ओर नहीं जाता या खिसकता नहीं है, ठीक है। तो बच्चे बक्से को जोर से धकेलने के लिए बक्सा फिर भी क्या करता है, आगे की ओर नहीं खिसकता। चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर, उसको कोशिश करते हो जाए, बट द बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव, वो वहीं का वहीं है, वो खिसकता नहीं है। दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंस, इसको क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, बैलेंस फोर्स कहेंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। इफ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर स्टिल, द पुशिंग फोर्स बिकम्स बिगर दैन द फ्रिक्शन फोर्स, देर इज एन अनबैलेंस फोर्स। यानी कि अगर उससे ज़्यादा बॉक्स पर वो ज़्यादा वो फोर्स लगा रहे हैं और जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, देर इज एन अनबैलेंस फोर्स, और क्या घर्षण से वो नीचे की तरफ या आगे की तरफ वो खिसकना शुरू हो गया, तो वो बैलेंस होगा बेटा आपका अनबैलेंस फोर्स, सॉरी जो फोर्स होगा बेटा वो होगा आपका अनबैलेंस फोर्स। स्टूडेंट्स, अब व्हाट हैपन व्हेन वी राइड ए बाईसाइकिल, जब क्या होता है कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग, जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं, जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो बाईसाइकिल बिगिन टू स्लो डाउन, और बाईसाइकिल क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है ना। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, ये भी क्या है, फ्रिक्शन का कारण है, घर्षण का कारण है। एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो क्या कर रहा है, अपोजिट काम कर रहा है, डायरेक्शन के अपोजिट काम कर रहा है, क्या, घर्षण। इन ऑर्डर टू कीप द बाईसाइकिल मूविंग वी हैव टू स्टार्ट पैडलिंग अगेन, अगर हम दोबारा से पैडल चलाना शुरू करते हैं तो वो भी आगे की तरफ मूव होना शुरू कर देता है। इट दस अपीयर्स दैन एन ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट्स मोशन अंडर द कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस फोर्स, ये भी क्या एक प्रकार का अनबैलेंस फोर्स होगा। अगर आप पैडल लगाने से साइकिल आगे की तरफ जा रहा है तो वो अनबैलेंस होगा। अगर जैसे कि हम किसी खुरदरे पर, या फिर आप सोच लो कि हम बॉक्स को क्या कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं और वो खिसक नहीं रहा आगे, तो वो बैलेंस होगा, वो बैलेंस फोर्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, हाउएवर अब क्या बेटा ये, इट डज अपीयर दैन ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इज मोशन अंडर द कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस फोर्स, यानी कि किसी वस्तु को कंटिन्यूसली गतिमान रखने के लिए उसके ऊपर हमें अनबैलेंस यानी कि उस पे के ऊपर हमें क्या करना होगा, असंतुलित बल की क्या पड़ेगी, आवश्यकता होगी। तथापि वह बिल्कुल हावर इट इज क्यूट इनकरेक्ट, यह बिल्कुल गलत है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द फोर्स, कि कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बल बाह्य बल होगा, यह संतुलित होता है, यह बिल्कुल ही क्या है, गलत है। पुशिंग फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर
बैलेंस एंड देयर इज नॉट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, यानी कि उस पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल ये है कि अगर वस्तु पर बाह्य बल लगता है तब ही जा करके वो मूव करती है। क्या करती है बेटा? मूव करती है। इफ एन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, अगर किसी वस्तु पर हम बाह्य बल ऑब्जेक्ट करते हैं, बाह्य बल उसके ऊपर लगाते हैं और उसे त्वरित करने के लिए if an unbalanced force is applied on the object there will be a change either in its speed or in the direction of its motion, यानी कि इसके मोशन के अंदर, उसके चलने के अंदर उसकी डायरेक्शन को देने के लिए हमें बाह्य बल की क्या पड़ेगी बेटा? जरूरत होगी। thus to accelerate the motion of an object an unbalanced force is required, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी बेटा? अनबैलेंस फोर्स की रिक्वायर्ड की जरूरत होगी। एंड द चेंज इन इट्स स्पीड, उसकी स्पीड को चेंज करने के लिए, और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन would continue as long as this unbalanced force is applied, यानी कि उसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक यह संतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। यानी कि अगर आप साइकिल को कंटिन्यूसली चलाते रहते चाहिए, आप रखना चाहते हो तो उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? आपको पैडलिंग करनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली आपको पैडल चलाते रहना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या है, तो इससे हमने समझा क्या है? इससे बेटा हमने समझा कि जो घर्षण है, अगर हम चलते हैं तब भी हम घर्षण के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी फ्रिक्शन के कारण चल रहे हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो अगर मान के चलो जब आप सड़कों पर चलते हैं ना, तो सड़कों पर जिस टाइम बारिश होती है तो आपके पाँव फिसलने लग जाते हैं, कई टाइम ऐसा होता है कुछ टाइम। उसका कारण क्या है कि वहाँ पर घर्षण क्या हो गया? कम हो गया। अगर घर्षण ज़्यादा होता तो आप फिसलते नहीं, घर्षण क्या हो गया बेटा? कम हो गया। और घर्षण वहाँ पर क्या है? कम है। क्या है? कम। ओके, उसका कारण क्या है बेटा? अगर आप चल रहे हो, आप क्या कर रहे हो? चल रहे हो यहाँ से, और यहाँ पर आप फिसल गए पानी से ऊपर से, यानी कि वहाँ पर क्या हो गया? घर्षण क्या हो गया बेटा? कम या ज़्यादा? आप बताएंगे, कम या ज़्यादा घर्षण हुआ? कम हुआ घर्षण, फ्रिक्शन ज़्यादा हुआ या कम हुआ, जिसके कारण आप फिसल गए, जिसके कारण आप क्या हो गए? फिसल गए। तो बेटा वहाँ पर घर्षण क्या हुआ? कम। घर्षण क्या हुआ? ज़्यादा या कम? आप बता सकते हो। ज़्यादा होगा। अगर घर्षण वहाँ पर ज़्यादा है, घर्षण वहाँ पर ज़्यादा है तो आप फिसलोगे नहीं। अगर घर्षण वहाँ पर कम है तो आप क्या हो जाओगे? फिसल जाओगे। सो सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, अगर घर्षण वहाँ पर ज़्यादा है तो आप फिसलोगे नहीं, और घर्षण वहाँ पर कम है तो आप फिसल जाओगे। उसी तरह से जो सड़कें होते हैं, जो रोड्स होते हैं, वो घर्षण के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं ताकि आप उस पर आसानी से चल सको, जो गाड़ियाँ वो भी आसानी से चल सके। जितने भी यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, हम हैं, साइकिल हैं, जो भी चलते हैं वो सिर्फ फ्रिक्शन के कारण ही चल पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम किसने दिया, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, गति का प्रथम नियम क्या है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप इसको अच्छे से ज़रूर देखेंगे। ओके स्टूडेंट, और किसी बच्चे को फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है इस लेसन के अंदर जहाँ तक हमने पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे, अभी 2 वीडियो और ज़रूर बनेंगे इसके ऊपर, 2 से 3 वीडियो, क्योंकि 3 नियम है इसके अंदर, गति के 3rd नियम भी है। अगर हम इसको देखते हैं तो बहुत ही एक बड़ा लेसन है बेटा, तो उसके लिए कम से कम ये मंथ तो कंप्लीट ही लगेगा। तो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।